हेलो एवरीवन, आज हम DPP 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। मैं क्या करूँगा, मैं सब क्वेश्चंस तो सॉल्व करके नहीं बताऊंगा यार, बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं सिर्फ हिंट दे दूंगा तो काम बन जाएगा, राइट। और जो अच्छे क्वेश्चंस हैं मैं उनको डेफिनेटली बोर्ड पे सॉल्व करके बता दूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गिव इट्स वैल्यू इन फीट पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है। तो उन्होंने क्या बोला है, ये हमारी जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको तुम कुछ वैल्यू फीट पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। इजी है, राइट। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे 1 मीटर में नियरली 3.28 फीट्स होते हैं, राइट। क्या ये क्वेश्चन बन गया? इजी है यार। क्या करोगे, बस तुम 9.8 को ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तुम बस ऐसे लिख दोगे 9.28। 1 मीटर के कितने फीट्स होते हैं? 3.28 फीट्स होते हैं, फीट। और सेकेंड स्क्वायर तो कुछ बदल ही नहीं रहा है, तो सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड स्क्वायर रह गया। ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आंसर है। मल्टीप्लिकेशन करा के दे दो क्या यार, देख लेना यार, है ना। 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर आता है ना। इजी है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इन द ऑर्डर ऑफ 6400 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, ये यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, ए, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। अगर मैंने जो थ्योरी शीट्स प्रोवाइड किए उसको पढ़ा होगा तो तुमने एक चीज देखी होगी, जो एंगस्ट्रॉम होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगर तुमने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ा है तो तुम्हारा काम बन जाएगा। केमिस्ट्री में भी इसका यूज आता है, राइट, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स 10⁻⁻10 मीटर। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सप्रेस दिस इन माइक्रोन एंड मीटर। अच्छा, माइक्रोन क्या होता है? माइक्रोन कुछ नहीं होता है। माइक्रोन इज जस्ट सिंबल फॉर माइक्रो, राइट। इट इज 10⁻⁻6। जिस किसी के साथ भी माइक्रो लग जाएगा ना, तो उसको तुम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। माइक्रोन और माइक्रो सेम ही होता है। तो इन्होंने क्या बोला है कि माइक्रोन्स में रिप्रेजेंट कर दो। तो मेरा 1 मीटर इक्वल्स 10⁻6 माइक्रोन्स होता है, राइट, माइक्रोमीटर्स। ओके, तो इसको मैं इन्होंने 6400 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है ना, 6400 इंटू 10⁻⁻10, ये मीटर में हो गया, राइट। ये मीटर में कन्वर्जन। अब इसको क्या कर दो, बस तुम 10⁻⁻6 से डिवाइड, 10⁻⁻6 से डिवाइड कर दो, राइट। डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6, ये आ गया तुम्हारा माइक्रोन्स में, राइट, माइक्रोमीटर में। तो ये कितना आएगा, 10⁻⁻4, और ये इधर चले जाएगा तो इट विल बी समथिंग अराउंड 0.64 माइक्रोमीटर। इजी है, राइट। बस ये तुम्हें चीज पता होनी चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स 10⁻�10 मीटर एंड 1 माइक्रोन इज 10⁻⁻6 मीटर। अगर माइक्रोन लिखा हुआ है, राइट, इट्स जस्ट माइक्रोमीटर। ओके, ठीक है। हाउ मेनी माइक्रोन्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर? अच्छा, लाइट ईयर पता है क्या तुमको क्या होता है? ये बस एक डिस्टेंस का यूनिट होता है। सो व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये काफी बड़ा डिस्टेंस होता है ना। तो लाइट ईयर का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? लाइट ईयर होता क्या है? लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। जैसे, क्या तुम्हें लाइट की स्पीड पता है क्या? लाइट की स्पीड कितनी होती है? वो बहुत ज़्यादा होती है। वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कितना मीटर जा रही है? 3 × 10⁸ मीटर्स। ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना। तुम एक बार किलोमीटर में करके देखो कितना आएगा। 10⁻3 से डिवाइड कर दिया, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लगभग। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर देती है। तो इन्होंने कहा बोला कि हम जो बहुत बड़े डिस्टेंस है उनको मीटर, किलोमीटर इनमें लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, इसके लिए एक नया यूनिट बनाते हैं जिसका नाम है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। अच्छा, तो लाइट ईयर डिस्टेंस कितना होता है, कैसे निकालेंगे? पहले कि हम 365 दिन, 365 डेज लाइट तो ट्रैवल करेगी। 365 में भी 24 आवर्स होते हैं, उसमें 60 मिनट्स होते हैं। उन 60 मिनट्स में हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं।
ये हो गए कि कितने सेकंड के लिए एक साल में लाइट ट्रैवल करेगी। बेसिकली मैंने ये क्या निकाला हुआ है, दिस इज नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर। अच्छा, तो अगर नंबर ऑफ सेकंड, इतने सेकंड ट्राई कर रही है और एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर जा रही है, तो मैं क्या इसको 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? ये क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। अब ये कैलकुलेशन करके देखो कितना आता है, दैट विल बी योर आंसर। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है कि इसको माइक्रोन्स में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, ये जो भी आएगा ना, ये किस में आएगा, ये मीटर में आएगा, राइट। लेट्स से कुछ तो वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई, सब यार कैलकुलेट करके देखो यार, लाइक मल्टीप्लिकेशन है ना, इतना बड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेना चाहिए। तो ये या नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कुछ, तो ये बस तुम्हें कुछ कंसेप्ट पढ़ाने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो भी वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये वैल्यू कुछ x आ रही है, ये आएगा x मीटर्स। अब x मीटर को क्या मैं x × 10⁶ माइक्रोमीटर से लिख दूंगा। जब किसी के साथ माइक्रोमीटर आएगा मैं उसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही है, 1 मीटर में 10⁶ माइक्रोमीटर्स होते हैं। तो ये जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ये फाइनल आंसर क्या होगा, 1 लाइट ईयर इन माइक्रोन मीटर्स, राइट। ओके, कैलकुलेट द एंगल ऑफ। अच्छा, ये जो 5th क्वेश्चन है ना, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कवर करेंगे, है ना। जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, उसमें मैं तुम्हें एक फॉर्मल एंगल का इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि एंगल्स को रेडियंस में कैसे गिनते हैं, मिनट्स में कैसे गिनते हैं, सेकंड्स में गिनते हैं, तुम्हारा डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कैसे होता है, नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं ना। नेक्स्ट सेक्शन है इसका, जो अगला वाला नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे। तो अभी के लिए 5th क्वेश्चन को स्किप कर दो, बाद में तुम्हें आ जाएगा, है ना। एक बार ट्रिग्नोमेट्री का एंगल कन्वर्जन देख लेंगे ना हम, तब तुम्हें आ जाएगा। अच्छा, 6th क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। ओके, अच्छा, तुम्हें नीचे फॉर्मूलेस दिए हुए हैं। देखो, ये वाला चैप्टर पढ़ने में अभी दिक्कत क्या है पता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम्हें सब फॉर्मूलेस पता नहीं है, राइट। तो जिस चीज़ के भी तुम्हें फॉर्मूले पता नहीं है, उस क्वेश्चन को तुम अभी के लिए स्किप कर सकते हो। क्यों? जब 2 साल के बाद तुम नीट में बैठे होंगे या जेई में बैठे होंगे, तब तो तुम्हें सब फॉर्मूलेस पता होंगे, तब तक तो पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं ना हम। तो जब तुम्हें फॉर्मूला पता होगा तब तो डायमेंशन एनालिसिस भी लगा सकते हो। तो अभी लोड नहीं लेने का, है ना। जब भी कभी हमारे पूरे फॉर्मूलेस खत्म हो जाएंगे, तब तुम डायमेंशन एनालिसिस को काफ़ी आराम से कर सकते हो। फॉर टाइम बीइंग मैंने अभी जस्ट फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे नीचे फॉर्मूलेस दिए हुए कि फॉर्मूला क्या है, जिससे कि तुम्हें फॉर्मूला पता होगा तो एटलीस्ट तुम डायमेंशन तो निकाल सकते हो। लेकिन किसी भी चीज़ का अगर तुम्हें फॉर्मूला समझ नहीं आता है, उस क्वेश्चन को तुम आराम से स्किप कर सकते हो अभी के लिए, राइट। नॉट ओनली इन DPP2, जब भी कभी तुम कोई बुक से क्वेश्चन लगा रहे हो या हमारे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर तुम्हें कोई फिजिकल क्वांटिटी पता नहीं है या उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला नहीं पता है, तो उस क्वेश्चन को तुम आराम से स्किप कर सकते हो, राइट। ओके, 6th क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलो एक एक निकालते हैं ना। 6th क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या निकालूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ड्रैग फोर्स, है ना। इसको बोलते हैं हम ईटा, ईटा सम ग्रीक सिंबल है ना, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ईटा। ये ऐसा होता है, राइट। और डेल V अपॉन डेल L। तो अगर तुम्हें इसका डायमेंशन निकालना है तो आसान है यार, क्या करोगे, सब चीज़ों को एक साइड लेके आ जाओ। ईटा बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू डेल L अपॉन नेगेटिव ऑफ एरिया इंटू डेल्टा V। अच्छा, क्या हमें सब चीज़ के डायमेंशंस पता है क्या अभी, तो बस डायमेंशन निकालना है। क्या आ जाएगा, MLT-2। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, मैं तो करके दे ही रहा हूँ, लेकिन खुद से करोगे तो ज़्यादा सीखोगे। एरिया का डायमेंशन क्या आएगा, L²। डेल V का डायमेंशन और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होगा, राइट। अगर तुम दो चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों चीज़ों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इसका डायमेंशन कितना आएगा, LT-1, राइट। अच्छा, चलो कैंसिल करना चालू कर देते हैं। देखो, एक L से एक L गया, राइट। यहाँ पे L² है, यहाँ पे L है, तो ऊपर में ऐसे लिख दूँ क्या, M तो कट नहीं रहा है, L² L का पावर -1, L गया। अब T का पावर -1 है, T का पावर -2 ऊपर है, क्या एक T का पावर -1 को कैंसिल कर दूँ, ये आ गया तुम्हारा ईटा का डायमेंशन। क्या सिमिलरली रिमेनिंग क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो क्या, एक बार ट्राई कर लो। अगर तुम्हें नहीं आता है तो मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर देना, मैं बता दूंगा, है ना। ये सिमिलरली करना है यार, है ना, बहुत इजी है, मेरी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी बच्चों को अगर सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत जा रही है
तो तुम मेरे से पूछ सकते हो, राइट। लेट्स जंप टू 7th क्वेश्चन। हाँ, 7th वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है, इतना भी नहीं है। हमने इस क्लास में हर टाइप का क्वेश्चन कर लिया है। मैंने क्लास में जितने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कराए ना, वो जितना तुम्हें ज़रूरत है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। फिर भी हम और अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे और सीखेंगे। अच्छा, 7th वाला क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। LHS और RHS के डायमेंशंस को इक्वेट करना है, जो लास्ट लेक्चर में देखा था ना हमने। इन्होंने क्या बोला कि तुम मास को फोर्स, वेलोसिटी और क्या दिया हुआ है, और टाइम के टर्म्स में डिराइव करके देगा। मतलब बेसिकली तुम्हें मास का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। हम बोले ठीक है, हमें डायमेंशन एनालिसिस आती है, चलो एक बार लगा लेते हैं। क्या मैं कह सकता हूं, माई मास इट्स सम के टाइम्स Fx Vy Tz, राइट। चलो लेफ्ट हैंड का डायमेंशन कितना है, लास्ट लेक्चर में कैसे किया था, याद है ना। चलो RHS का निकाले, एक बार खुद से ट्राई कर लो। K का तो कुछ डायमेंशन नहीं होता, फोर्स का कितना होता है, mLT-2 का पावर x, LT-1 का पावर y, T का पावर z। क्या लिखा हुआ है, mLT का -2 का पावर x जो फोर्स का डायमेंशन है, वेलोसिटी का डायमेंशन y, टाइम का डायमेंशन z। दिस इज z है ना, नॉट 2। इक्वेट करना चालू कर दो। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या डायमेंशन है, सिर्फ m का पावर 1 है, तो मैं l का पावर 0 और t का पावर 0 अज्यूम कर लूँ क्या। दिस इज माई LHS है ना। अच्छा, तो m का पावर 1 बराबर इधर कितना आएगा, चलो सिंप्लीफाई कर दो इसको, m का पावर x, l का पावर x इंटू l का पावर y, यहाँ पे l नहीं है मतलब l का पावर x प्लस y, और t का पावर क्या आएगा, देखो t का पावर -2x, t का पावर -y और t का पावर z। सही है, 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। m का पावर 1, इधर x है तो मैं x को 1 लिख दूं, LHS और RHS को इक्वेट कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हमने इसके ऊपर। अगर फिर भी किसी को दिक्कत जाती है तो लास्ट लेक्चर एक बार देख लो, तुम्हें जल्दी से समझ में आ जाएगा कि करना कैसे। x प्लस वाई बराबर, देखो l का पावर 0 है, राइट, तो x प्लस वाई बराबर 0 कर दूं मैं, LHS बराबर RHS कर रहे हैं ना हम। अच्छा, x की वैल्यू आई हुई है, x की वैल्यू 1 है, तो इसमें डाल दो, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। अच्छा, अब x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, t का पावर 0 है, इधर है t का पावर -2x -y प्लस z, तो मैं -2x -y प्लस z को 0 रख दूं क्या, दिस इज 0, राइट। हमें x की वैल्यू पता है, डाल दो -2, y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू है -1 -y इंटू -1 प्लस z बराबर 0। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 प्लस 1, इट इज -1, -1 को राइट हैंड साइड पे ले गया, z का आ गया 1। एक बार खुद से कर लो यार, इजी है ना, कुछ नहीं किया है, जल्दी से कैलकुलेशन किया है बस। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई, z की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करो, इस इक्वेशन में डाल दो, कौन से, ये वाले इक्वेशन में। x का वैल्यू 1 f, y का वैल्यू -1, z का वैल्यू 1, तो m के डायमेंशंस क्या हो गए इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, f का पावर 1, v का पावर -1, t का पावर 1। सही है क्या, यही आंसर है, सही है। देखो आ गया यार, काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए इस टाइप के लास्ट लेक्चर में, कम से कम 5-6 क्वेश्चंस किए थे, राइट। ओके, 8th क्वेश्चन, इफ C एंड R डिनोट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, छोड़ दो। अगर तुम्हें पता नहीं है अभी कैपेसिटेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस पता होगा शायद 10th स्टैंडर्ड में सुना होगा, लेकिन कैपेसिटेंस नहीं पता है, राइट। जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन को लगा लेना, क्योंकि तब तुम्हें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होगा, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होगा मतलब कैपेसिटेंस के तुम डायमेंशंस भी निकाल सकते हो। काफी इजी है, अभी स्किप कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9th क्वेश्चन, हाँ 9th क्वेश्चन पे मैंने पूरा एक कंप्लीट लेक्चर लिया हुआ है, राइट। कौन सा वाला लेक्चर था वो, जिसमें हमने पढ़ा था डायमेंशनलेस क्वांटिटीज के बारे में, याद आ रहा है। क्या कर लिया करो, कभी कभी नोट्स को रिवाइज भी कर लिया करो, मतलब जिससे तुम्हें
एकदम फटाक से जब भी क्वेश्चन कोई मिलेगा तो तुम्हें चीजें याद आना चालू हो जाएगा, राइट? ओके, ये थोड़ा बोर्ड ब्लैक हो गया यार, इसके ऊपर कपड़े से साफ कर दो क्या? ठीक है, क्या करते? 9th क्वेश्चन करते। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज रेशियो आर डायमेंशनलेस? अच्छा, वर्क अपॉन एनर्जी, वर्क अपॉन एनर्जी, क्या ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है? हाँ, हमने एक लेक्चर में बोला था कि वर्क इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज अनदर फॉर्म ऑफ वर्क। वर्क और एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस चीज की अच्छे से फील लेंगे जब हम वर्क, पावर और एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी बस डायमेंशन लिख लो। वर्क का भी डायमेंशन होता है ml² t - 2, एनर्जी का भी डायमेंशन होता है ml² t - 2। तो इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो तुम्हें एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलेगी, राइट? वर्क और एनर्जी के सेम डायमेंशंस होते हैं, अगर सेम डायमेंशंस का रेशियो लोगे तो तुम्हें एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलेगी। अच्छा, साइन थीटा, यार पिछले लेक्चर में ही बात कर ली थी यार, राइट? साइन थीटा इज अ परफेक्ट नंबर, राइट? कि यहाँ पे कुछ भी डालोगे, साइन 30 डाल दिया, राइट? ये कितना आएगा? हाफ। अच्छा, इसके अंदर जो क्वांटिटी जाने वाली वो डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस है मतलब कांस्टेंट है, और साइन ऑफ सम कांस्टेंट वैल्यू विल बी सम कांस्टेंट। एक साइन 30 तो मैंने इसके लिए दे दिया एग्जांपल के लिए। तो साइन ऑफ समथिंग तुम्हें एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, और कांस्टेंट वैल्यू का डायरेक्शन नहीं होता है, राइट? ओके, थर्ड थिंग क्या है? मोमेंटम और टाइम। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? m × v। टाइम क्या होता है? t। क्या डायमेंशनलेस होगा क्या? नहीं यार, देखो ऊपर मास आ रहा है, नीचे मास नहीं आ रहा है, मतलब तुम मास को कैंसिल ही नहीं कर पा रहे हो। मास को कैंसिल नहीं कर पाओगे मतलब तुम्हारा डायमेंशन 0 नहीं होगा। सही है, इजी है, काफी इजी है ना? हो गया? चलो 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फॉर्मूला हैव डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। छोड़ दो, क्यों छोड़ना है? तुम्हें मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है पता ही नहीं है, तो सॉल्व कैसे करोगे, राइट? जब मैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक आएगा 12th स्टैंडर्ड में, तब इस क्वेश्चन को तुम 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। क्यों? तुम्हें बस मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला चाहिए डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सही है? ओके, लेट्स डू 11 है ना। शो दैट एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एंड गिवन इज डायमेंशनली करेक्ट। यार ये क्वेश्चन तो क्लास में कर दिया यार, है ना? ये t = 2π √L/g। तुम्हें डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है। LHS बराबर RHS कर दोगे। LHS में टाइम का डायमेंशन है, RHS में भी टाइम का डायमेंशन निकल के आता है। क्लास में किया हुआ है ना? अगर तुम्हें इसका सॉल्यूशन देखना है तो एक बार लेक्चर उसको फिर से देख लो, है ना? ओके, ठीक है। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन S = ut + ½ at², where u is velocity and a is acceleration, राइट? ये फॉर्मूला तुमने 9 में देखा हुआ है, ये फॉर्मूला फैमिलियर है, मतलब इसके साथ हम डायमेंशन एनालिसिस कर सकते हैं। तुम्हें डायमेंशन एनालिसिस करने के लिए सिर्फ फॉर्मूला लगता है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फॉर्मूला क्या है? S = ut + ½ at², राइट? अच्छा, मेरा S क्या होता है? S होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना? बाद में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मेरा S का डायमेंशन क्या हो गया? लेंथ। तो मेरा LHS का डायमेंशन आ गया, लेंथ का डायमेंशन। क्या मैं RHS का डायमेंशन निकालूं? RHS का डायमेंशन क्या आएगा? लेंथ ही आना चाहिए, राइट? तभी तो इक्वेशन करेक्ट होगा, हमें पता है ये इक्वेशन एग्जिस्ट करता है। फिर भी देख लेते हैं, u का डायमेंशन क्या है? LT - 1, राइट? सिमिलरली टाइम का डायमेंशन क्या है? t। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, t का पावर -1 है, t का पावर 1 है, t का पावर 0 हो गया। क्या मैं इसको सिर्फ L लिख दूं? देखो, ये टर्म का तो डायमेंशन L आ गया। चलो सिमिलरली इसका करते हैं। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने देखा था, वो आता है LT - 2 इंटू t² दिया हुआ है। तो LT - 2 इंटू t², t का पावर -2 प्लस t का पावर 2, ये कितना हो गया? L, t का पावर 0, मतलब इसका भी डायमेंशन L आ गया। अच्छा, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दें, ये L है, ये L है, तो क्या नेट रिजल्ट भी L आएगा? सही है, मतलब LHS बराबर RHS आ गया। ये हमारा इक्वेशन एटलीस्ट डायमेंशनली तो करेक्ट है, हमें पता है ये सही इक्वेशन है ना? 9th स्टैंडर्ड में हमने देखा हुआ है। किसने किसने नहीं देखा, चिंता मत करो, जब काइनेमेटिक्स का टॉपिक आएगा मैं उनको दिखा दूंगा, है ना? सही है, डरने का नहीं रे बाबा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? राइट द डायमेंशंस ऑफ A एंड B इन द रिलेशन
P इक्वल्स बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। ईजी है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ दी हुई है वो प्रेशर है, और इधर b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, एक्स तुम्हें डिस्टेंस दिया हुआ है, t टाइम दिया हुआ है। ऐसा वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है ना, फिर भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। p बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन नहीं, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, सेम ही है, अपॉन ए टी दिया हुआ है, राइट। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड एक्स इज द डिस्टेंस, टी इज द टाइम। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या मैं कह सकता हूं कि इन दोनों चीजों का मुझे अगर एडिशन करना है तो इन दो चीजों का डायमेंशन सेम होना पड़ेगा। सही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वही तो कहता है, अगर तुम्हें दो चीज ऐड कर रहे हो तो दोनों चीजें सेम डायमेंशंस की होनी चाहिए। सही, ठीक है। तो चलो, क्या मैं कह दूं मेरे जो बी स्क्वायर का डायमेंशन है वो मेरे एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर है, इसी को मैं b का डायमेंशन x का डायमेंशन के बराबर लिख दूं क्या, राइट। x का डायमेंशन क्या है, लेंथ का, x इज द लेंथ, राइट, डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो b का डायमेंशन हो गया लेंथ का, ये आ गया तुम्हारे पास लेंथ का डायमेंशन। अच्छा, अब ये, अच्छा न्यूमरेटर तो यहां पे लेंथ हो गया, अब लेंथ में a का डायमेंशन इनटू टाइम लिख दूं क्या, मुझे पता नहीं है a का डायमेंशन क्या, बराबर प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मैं उसको एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर लिख दूं, राइट। इधर क्या लिखा हुआ है, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर। अच्छा, तो बस अब रीअरेंज कर दो, ए को इधर लेके जाओ, बाकी सम टर्म्स को इधर लेके जाओ, तो मेरा ए का डायमेंशन हो रहा है एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाय एम एल टी माइनस टू। एक लेंथ से एल स्क्वायर आया, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमने किया तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि जो हमारा a का डायमेंशन आ रहा है वो आ रहा है m का पावर -1, l का पावर 2, t का पावर -2। इजी है, सही है, ओके। यार मैं डोर बंद करके आता हूँ यार। अच्छा, आ गया मैं वापस। क्वेश्चन नंबर हो गया 13th, लेट्स डू 14th। क्या 14 जैसा क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया था क्या? हाँ किया हुआ है, राइट। सेम 14 जैसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, फिर भी मुझसे कराना चाहते हो तो लो, करा लो यार। फिर भी यार मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम एक बार एटलीस्ट खुद से ट्राई किया करो। देखो सॉल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूँ, राइट, लेकिन फिर भी अगर तुम खुद से ट्राई करोगे ना तो तुम्हें चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, राइट। अच्छा, इन्होंने दिया है v इज समथिंग a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, बस मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिया था और राइट हैंड साइड पे ए बी सी डी ई ऐसे 5 चीज़ों के हमने डायमेंशंस कैलकुलेट किए। तो इसको मैं फटाक से करूँगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, एल टी -1, तो इसका भी एल टी -1 होना पड़ेगा, एडिशन में है सब चीज़ें। अच्छा, b इंटू टी का भी एल टी -1 होना पड़ेगा, b इंटू टी का एल टी -1। यहाँ पे एक टाइम है तो b का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी -2। अच्छा, c का डायमेंशन c अपॉन डी प्लस टी का डायमेंशन होना चाहिए एल टी -1, राइट। तो c, अच्छा ये d का डायमेंशन क्या होगा, d में तुम टाइम ऐड कर रहे हो, अगर तुम दो चीज़ों को ऐड कर सकते हो मतलब d और t का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो d का तो डायमेंशन मिल गया हमें t, राइट। तो c अपॉन टी बराबर एल टी -1, तो ये c का इधर चले जाएगा, तो ये हो गया एल टी -2। एक बार खुद से ट्राई कर लो, बहुत इजी है, तुम भी कर सकते हो, है ना। ओके, अच्छा लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अच्छा, मैं इसको रब कर दूं क्या? और क्लास में भी तुम खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाया करो यार, है ना। क्या होता है जब तुम खुद की लैंग्वेज में नोट्स, मैंने बहुत बार कहा है, अब भी कह रहा हूँ, खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाओगे तो जब तुम रिवीजन कर रहे होंगे तब तुम्हें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, राइट। यहाँ पे कोई तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, डेफिनेशन के एप्लीकेशन ज़रूर पूछ सकता है, तो डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग रखो, अगर डेफिनेशन के वर्डिंग्स याद भी नहीं होंगे तब भी काम बन जाएगा, सही है।
Okay, let's do 15. The following equation gives the relation between the mass m1 kept on the surface of surface area. हो गया, ठीक है। तो प्रेशर m1 प्लस m2 x अपॉन एरिया, राइट। तो इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट मस्ट बी द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी x एंड m2। अच्छा, m1 मास दिया हुआ है, राइट। तुम m1 प्लस m2 कर रहे हो, तो m2 का डायमेंशन भी मास ही होना पड़ेगा यार। क्यों? अगर इन दोनों का डायमेंशन सेम नहीं होगा तो मैं चीज़ों को ऐड ही नहीं कर सकता। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, m1 प्लस m2 करना है तो m1 और m2 के डायमेंशन सेम होने पड़ेंगे। m1 तो हमें मास दिया हुआ है, तो हो गया, राइट। अच्छा, अब P प्रेशर है, राइट। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, तो प्रेशर का डायमेंशन निकाल लो मैं। प्रेशर का डायमेंशन क्या हो गया मेरा, फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2, एरिया का डायमेंशन होता है L², तो मेरा प्रेशर का डायमेंशन हो गया mL-1T-2, राइट। अच्छा, अब RHS का डायमेंशन निकालते हैं। RHS का डायमेंशन m1 प्लस m2 का डायमेंशन हो गया m, दिस इज LHS है ना। RHS का क्या आएगा, m1 प्लस m2 का डायमेंशन m इंटू x, जिसका हमें डायमेंशन निकालना है, अपॉन एरिया mL²। तो क्या मैं RHS का डायमेंशन ऐसे लिख दूँ, mL-2 इंटू एक्स। RHS बराबर LHS यही कर दूँ क्या मैं, क्या आएगा mL-1T-2। देखो m से m गया, राइट। L-2, L-1, L-2 को डिवीजन में करूँगा तो x का डायमेंशन आएगा LT-2। अच्छा, LT-2 क्या देखा देखा सा लग रहा है क्या, क्या चीज़ का डायमेंशन होता है LT-2, एक्सेलरेशन का, राइट। तो नेसेसरीली अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये मास दिया हुआ है, ये x है, ये एक्सेलरेशन है, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर तुमने यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली होती कि मेरा तो प्रेशर फोर्स इनटू मास एरिया होता है और मैं फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन कर लेता हूँ डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये रहा तुम्हारा मास, ये रहा तुम्हारा एरिया, जो x है वो होता है एक्सेलरेशन के साथ कंपेरेबल। तो तुम्हें इतना सब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस क्या करना था, हमें ऑब्जर्व कर लेना था कि x और a कंपेरेबल है, ठीक है। धीरे धीरे स्किल्स आएंगी, जैसे जैसे हम फिजिक्स तुम सीरियसली पढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे जैसे मैं चीज़ें देख पाता हूँ वैसे तुम भी देखना चालू कर दोगे। लेकिन उसके लिए सीरियसनेस होनी चाहिए, सिर्फ बोल के नहीं होगा चीज़ों को, राइट। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। यार, जब अपन क्लासरूम में कंटिन्यू करेंगे ना, तब क्या होगा, अपने पास बड़ा बोर्ड होगा तो मैं कैलकुलेशंस को बड़े बोर्ड पे कर पाऊंगा, तो ऐसे हर बार लिखने और मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ठीक है, कोरोना ने सबको परेशान किया हुआ है, थोड़ा बहुत हम भी परेशान हो लेते हैं ना उससे। जब क्लासरूम में करेंगे तो एकदम मस्त पूरा बड़ा सा बोर्ड होगा अपने पास। ऐसे मैंने 6x4 के 2 बोर्ड्स ज्वाइन करा के लिए हुए वहाँ पे, है ना। तो क्लासरूम में एकदम अच्छे से लिखा करूँगा मैं। ओके, लेट्स डू 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम विच हैज़ 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट एज फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। अच्छा, इस क्वेश्चन को तुम दो तरीके से कर सकते हो। एक जो बोरिंग वाला तरीका है, कौन सा तरीका, बोरिंग वाला, कौन सा है वो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। और एक जो इंटरेस्टिंग वाला तरीका है, जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो मैंने क्लास में भी रिकमेंड किया हुआ है कि अगर तुम्हें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करना है तो तुम इंटरेस्टिंग वाला तरीका यूज करना, बोरिंग वाला नहीं है ना। डायमेंशनल एनालिसिस से यूनिट कन्वर्जन मत किया करो, काफ़ी टाइम लगता है, प्लस वो फील भी नहीं आती है जितना नॉर्मल तरीके से करता। चलो मैं तुम्हें फील के साथ ये क्वेश्चन करा के बताता हूँ, है ना। हमें क्या करना है, 100 जूल को कुछ यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। उस यूनिट सिस्टम के बेसिस क्या है, उसमें जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर में गिनी जाएगी, राइट। जो मास है वो 250 ग्राम में गिना जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी देख लो, है ना। और जो टाइम है वो 30 सेकेंड में गिना जाएगा। हमने बोला सही है। अब हम क्या करते, इस 100 जूल को एक बार प्रॉपर SI यूनिट्स में लिख देते हैं। जूल क्या होता है, वर्क का यूनिट है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं इसको किलोग्राम मीटर स्क्वायर
सेकेंड इनवर्स में लिख दूँ क्या? ये कैसे लिखा मैंने? देखो यार, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mL/t-2। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L, तो ये क्या आया? mL²t-2। अब क्या करो, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, लेंथ का स्क्वायर है मीटर का स्क्वायर। टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, टाइम का -2 है, सेकेंड का -2 लिख दिया मैंने। सही है? अच्छा, अब क्या करो, हर एक चीज का यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर डाल दिया करो। हम कैसे करेंगे? देखो, इसको ऐसे करेंगे, 100 इंटू 1 किलोग्राम में कितने 250 ग्राम्स हो सकते हैं? तो 250 ग्राम्स इंटू 4 बराबर क्या 1 kg होगा क्या? 1 kg। तो चलो मैं क्या बोल देता हूं, 250 ग्राम को कुछ 250 ग्राम को मैंने कुछ m डैश बोल दिया है ना, m डैश। तो मेरा 4 टाइम्स m डैश इज 1 kg के बराबर, राइट? सही। तो क्या मैं यहां पे 4 लिख दूं क्या? 4 टाइम्स m डैश। सिमिलरली क्या मैं लेंथ 20 सेंटीमीटर को एक l डैश बराबर 20 सेंटीमीटर बोल दूं, तो मेरा 1 मीटर कितना आएगा? 5l डैश बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, राइट? तो मैंने यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो मैं क्या यहाँ पे 5l डैश का स्क्वायर लिख दूँ। सही है? अब मैं क्या करूँगा, मैं टाइम का यूनिट कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। टाइम का पावर -2 है, सेकेंड का पावर -2 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या? नीचे ये ऐसा स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा। सही है? अच्छा, इन्होंने क्या बोला है कि 30 सेकेंड हमें यूनिट लेना है। अभी हमने यूनिट क्या लिया हुआ है? सेकेंड, राइट? तो यहाँ पे मैं अगर 1/30 से पुट कर दूंगा तो क्या मेरा काम बन जाएगा क्या? सही है? हो गया। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन करते हैं। ये कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25 इंटू 400, तो पहला 100 यहाँ पे था, 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू ये 30 का स्क्वायर ऊपर आएगा, राइट? 30 का स्क्वायर ये होता है 900, ये होता है 900, राइट? तो यहाँ पे 4 रह गया ये वाला, राइट? तो ये 100 इंटू 4 इंटू ये 5 का स्क्वायर 25, 30 का स्क्वायर ऊपर आ गया। ये कितना आता है? देखो, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 100 10 टू द पावर 4 इंटू 30 का स्क्वायर 900, तो ये 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इन द गिवन यूनिट्स। तो 100 जूल 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इन द गिवन यूनिट्स कन्वर्ट हो जाएंगे। सही, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो, है ना? तो इसका क्या यूनिट लिखूँ? कुछ तो यूनिट जो नया इन्होंने यूनिट सिस्टम अज्यूम किया हुआ है ना, उसमें आने वाला है। ओके, लेट्स डू 17। अच्छा, किसको किसको फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन नहीं पता है? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है? टाइम पीरियड का डायमेंशन होता है सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, दैट इज टाइम इनवर्स, राइट? ओके, चलो 17th क्वेश्चन करते हैं, राइट? 17 क्वेश्चन में क्या बोला है? द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ अ स्ट्रेट स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन एफ। तो फ्रीक्वेंसी 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, फोर्स, लेंथ एंड म्यू। व्हाट इज म्यू? म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, है ना? तुम्हें बता गया है सब, है ना? बाद में देखेंगे अपन जब वेव्स चैप्टर आएगा ना 11th के एंड में, तब हम ये म्यू के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है। इवन हम सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ेंगे इसको। अच्छा, मान लो यार कि म्यू ऐसा कुछ क्वांटिटी होती है जो मास पर यूनिट लेंथ होता है ना? तो हमें क्या बोल दिया कि हमने एक रिलेशन अज्यूम कर लिया। फटाक से करूंगा मैं इसको, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। हमने कास्ट, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ना। इस क्वेश्चन को अगर लगा लोगे तो जो डिराइविंग फिजिकल इक्वेशन वाले क्वेश्चन है ना, वो काफ़ी जल्दी हो जाएंगे तुमसे। तो मैं चाहता हूं कि तुम इस क्वेश्चन को एक बार खुद से अच्छे से ट्राई कर लो और इसको समझ के लेना है ना। अगर ये क्वेश्चन बन रहा है, मतलब जो डेरिवेशन वाले फॉर्मूले, लाइक जो डायमेंशनल एनालिसिस से तुम फॉर्मूले डिराइव करते हो ना, वो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाएंगे। ओके, तो चलो करते हैं। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी होता है ना, इसका डायमेंशन होता है t का पावर -1। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये 1/t होता है, राइट? तो 1/t मतलब t का पावर -1। तो क्या हमें LHS का डायमेंशन मिल गया? ओके, t का पावर -1। चलो RHS का डायमेंशन निकालते हैं। RHS का डायमेंशन क्या आ गया? K। फोर्स का डायमेंशन mLT -2 का पावर x।
लेंथ का पावर y और ये मास पर यूनिट लेंथ का पावर, इसको मैं m/l को ml -1 लिख रहा हूँ, है ना, पावर z। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा, k का तो कोई डायमेंशन नहीं है, m का पावर x, m का पावर z, तो आ गया x प्लस z। लेंथ का पावर यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे -z, और t का पावर -2x, t का पावर है ही नहीं बाकी कहाँ पे, इसको हमें कंपेयर करना है t का पावर -1 के साथ। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ क्या, m0 l0 t का पावर माइनस, क्या लिखा मैंने, m0 l0 t का पावर -1। चलो कंपेयर करना चालू कर दो। क्या मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मेरे पास क्या क्या इक्वेशन बन रहे, x प्लस जी बराबर 0, x प्लस वाई माइनस जी बराबर 0 और -2x बराबर यहाँ पे -1 हो गया। अच्छा, क्या इस इक्वेशन से मेरे पास x हाफ आया गया, राइट। चलो इसको मैं वहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे इस पे देखते जाओ, यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, x की पावर आ गई हाफ, राइट। अब वैल्यू कॉपी कर लो, x प्लस जेड इक्वल 0, तो क्या z की वैल्यू -1/2 हो गई क्या, है ना। अच्छा, x की वैल्यू हाफ, z की वैल्यू -1/2, इस इक्वेशन में डालो, तो x -1/2, तो ऐसे लिख दो क्या, हाफ प्लस y प्लस -1/2, तो मैं इसको माइनस माइनस ऐसे लिखते हैं, राइट। चलो, तो यहाँ से तुम अगर y को सॉल्व करोगे तो y तुम्हारे पास -1 आ रहा है, तो हमारे पास तीनों वैल्यू डाले, x की वैल्यू हाफ, z का -1/2 और y का -1 है। चलो अब जो इक्वेशन हमने एज्यूम किया था उसमें पुट करते हैं इसको, राइट। ओके, मे बी मैं कुछ देर के लिए वीडियो के बाहर चला गया होऊंगा, तो मान लेना कि मैं वहाँ पे खड़ा था और मैं ही लिख रहा था, ओके। तो बस मैंने क्या किया, इस साइड पे जो ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करके x, z और y की वैल्यूज़ निकाल ली। यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैं उस साइड खड़ा हो गया, तो मे बी मैं वीडियो में नहीं आया होऊंगा, मेरा सिर्फ हाथ आ गया होगा। अज्यूम कर लेना कि मैं ही था जो लिख रहा था, है ना। ओके, चलो x, y, z की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, कितना आया, k, f का पावर x की वैल्यू हाफ, l का पावर y, राइट, l का y इज 1, तो l की पावर -1, म्यू का पावर -1/2, म्यू का पावर -1/2। अच्छा, क्या मैं f की पावर हाफ को √f लिख दूँ, सिमिलरली म्यू की पावर -1/2 को 1/√μ लिख दूंगा मैं, है ना, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ये मैथ्स में। और l की पावर -1 को मैं डिनोमिनेटर में डालूंगा, तो क्या मेरा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कुछ ऐसा बन रहा है, ये k/l डिवाइडेड बाय f/μ, और जो k है उसी की वैल्यू हाफ आती है। अगर k को तुम हाफ डाल दोगे तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन हम डायमेंशनल एनालिसिस से k की वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंट से आता है, राइट, कि जो हाफ वैल्यू आती है ना वो एक्सपेरिमेंट से आती है। ओके, ठीक है, चलो लास्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, है ना, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो ये जो डिराइविंग इक्वेशंस वाले क्वेश्चन है काफ़ी आराम से हो जाएंगे। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे यार, ये क्वेश्चन नंबर 18 तो हमने क्लास में ही कवर किया था कि मैंने फोर्स को माना था मास, वेलोसिटी और रेडियस। मैंने बोला था ये रेडियस क्या होती है, जिस सर्कुलर मोशन पे वो पार्टिकल मूव कर रहा है उस सर्कल का रेडियस होता है, राइट। और हमने डिराइव किया था यार, मैं फिर से मेहनत नहीं करूँगा इतनी अभी, है ना, mv²/r। ये एक क्लास में सॉल्व एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल है, राइट। तो चलो इसी के साथ DPP1 खत्म होती है। अब जो नेक्स्ट DPP आएगी वो थोड़ी सी लेंदी होगी, उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, है ना, नियरली 29-30 क्वेश्चन होंगे, और फिर हम यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर को क्लोज कर देंगे, राइट। तो जिन जिन लोगों ने अब तक अच्छे से लेक्चर नहीं देखे, लेक्चर देख लो, फिर DPP लगाना, DPP3 लगाना। DPP3 में बहुत अच्छे क्वेश्चन दूंगा, फिर और एक DPP दूंगा DPP4, उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
और कुछ एम्स के फॉर्मेट में जो पहले क्वेश्चंस आते थे, असर्शन एंड रीजन, राइट, तो उन सब क्वेश्चंस को हम करेंगे। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, है ना। बाय बाय।